डियर स्टूडेंट्स, इस वीडियो के अंदर हम लोग इरोडो का प्रॉब्लम नंबर 1328 लेने जा रहे हैं। ये एक फ्लूइड मैकेनिक्स का प्रॉब्लम है। काफी अच्छा क्वेश्चन है ये, तो चलिए हम लोग इस क्वेश्चन को समझ लेते हैं। वाटर फ्लोज आउट ऑफ अ बिग टैंक अलोंग अ ट्यूब बेंट एट राइट एंगल्स। द इनसाइड रेडियस ऑफ द ट्यूब इज इक्वल टू आर इज 0.5 सेंटीमीटर। फिगर दिया हुआ है आपको। द लेंथ ऑफ द हॉरिजॉन्टल सेक्शन ऑफ द ट्यूब इज इक्वल टू एल इज इक्वल टू 22 सेंटीमीटर। The water flow rate is Q is equal to 0.5 liters per second. Find the moment of reaction forces of flowing water acting on the tube's walls relative to the point O. ठीक है, ये आपको सिचुएशन दी हुई है। मैं आपको सिंपल लैंग्वेज में क्वेश्चन समझा देता हूँ, क्योंकि बच्चों को अक्सर ये क्वेश्चन ही समझ में नहीं आता हो क्या रहा है। क्वेश्चन ये है कि एक टैंक है, ये एक बड़ा टैंक है जिसके अंदर एक यहाँ पर इस तरीके की एक ट्यूब है। इस ट्यूब के अंदर फ्लूइड फ्लो कर रहा है, टैंक से बाहर निकल करके फ्लो कर रहा है। तो हमें ये बताना है कि इस फ्लोइंग फ्लूइड के कारण इस पाइप के ऊपर कितना टॉर्क आ रहा होगा अबाउट पॉइंट ओ के अबाउट। इस फ्लोइंग फ्लूइड के कारण पाइप के ऊपर कितना टॉर्क आ रहा होगा। मोमेंट ऑफ फोर्स का मतलब होता है टॉर्क। ठीक है, और इस क्वेश्चन के अंदर एक एजम्पशन भी है जो कि उन्होंने क्वेश्चन में मेंशन नहीं किया है, पर आंसर उन्होंने उसी एजम्पशन के तहत दिया है। तो वो एजम्पशन ये है कि डू नॉट कंसीडर द टॉर्क ड्यू टू ग्रेविटी। यहाँ पे कुछ ग्रेविटेशनल फोर्स भी लग रहा होगा फ्लूइड के ऊपर, उसका भी कुछ टॉर्क आएगा पॉइंट ओ के अबाउट। आपको उसको कंसीडर नहीं करना है, आपको केवल फ्लोइंग फ्लूइड के कारण जो पाइप के ऊपर फोर्सेस आएंगे, उन फोर्सेस के कारण जो पॉइंट ओ के अबाउट टॉर्क आएंगे, उन टॉर्क को कैलकुलेट करना है। ठीक है। तो अब मैं होप कर रहा हूं आपको क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। तो आप वीडियो को पॉज करके खुद से एक बार इस क्वेश्चन को ट्राई कीजिए और उसके बाद में मेरे सॉल्यूशन से लर्न कीजिए। ठीक है स्टूडेंट्स, तो चलिए हम इसका सॉल्यूशन देखते हैं। देखिए, इस पेज के अंदर मैं जितना हाईलाइट करूंगा उतना ही देखना, नहीं तो आपको ये पेज कंफ्यूजन क्रिएट करेगा। तो देखो, आप इस सिचुएशन को इस तरह से समझ सकते हो कि फ्लूइड पहले हॉरिजॉन्टल में राइट डायरेक्शन में जा रहा था, एक्स डायरेक्शन में। और एक्स डायरेक्शन में तो पहले उस फ्लूइड को रोका गया, है ना। एक्स डायरेक्शन में पहले उस फ्लूइड को रोका गया और फिर वाई डायरेक्शन में उसको वेलोसिटी दी गई, है ना। वाई डायरेक्शन में वेलोसिटी दी गई। तो जब इस फ्लूइड को एक्स डायरेक्शन में रोका गया होगा तो फ्लूइड के ऊपर नेगेटिव एक्स डायरेक्शन में कुछ फोर्स आया होगा, इस तरीके से। तो उसी के रिएक्शन में पाइप के ऊपर राइट डायरेक्शन में फोर्स आ गया होगा। ये एफ जो फोर्स है, ये वो फोर्स है जो कि इस पाइप के ऊपर आया है फ्लूइड को रोकने के कारण। इसको आप इस तरह से समझिए कि लेट्स से फ्लूइड लेफ्ट से राइट डायरेक्शन में जा रहा था, बीच में आपने अपना हाथ लगा दिया, तो आपके हाथ के ऊपर एक राइट डायरेक्शन में फोर्स आएगा। वही फोर्स है जो कि पाइप एक्सपीरियंस कर रहा है राइट डायरेक्शन में, ये जो फोर्स है। ठीक है। फिर उसके बाद में इस पाइप ने क्या किया कि इस फ्लूइड को नीचे के डायरेक्शन में धक्का दे दिया, क्योंकि इस फ्लूइड को केवल रोकना ही नहीं है, उसको नीचे की डायरेक्शन में भी सेम वेलोसिटी दे देनी है। तो अगर आपको नेगेटिव वाई डायरेक्शन में इसको सेम वेलोसिटी प्रोवाइड कर देनी है, तो क्या होगा, आपको इसको नीचे की डायरेक्शन में धक्का देना पड़ेगा फ्लूइड को। और अगर आप फ्लूइड को नीचे की डायरेक्शन में धक्का दोगे तो आपको न्यूटन्स थर्ड लॉ से ऊपर की डायरेक्शन में उसका रिएक्शन मिलेगा पाइप को। यानी कि अगर आप फ्लूइड को नीचे धक्का दोगे तो पाइप भी ऊपर की तरफ सेम धक्का पाएगा, सेम फोर्स पाएगा। तो उस फोर्स को हमने बोल दिया है यहाँ पर एफ। तो यहाँ पर ये जो फोर्सेज मैंने इंडिकेट किए हैं एफ और एफ, ये दोनों फोर्सेज हैं जो कि पाइप के ऊपर लग रहे होंगे फ्लोइंग फ्लूइड के कारण। और ये दोनों फोर्सेज सेम क्यों आएंगे, क्योंकि जो मोमेंटम है फ्लूइड का वो एक्स और वाई डायरेक्शन में मैग्नीट्यूड में सेम है, इसलिए फोर्स सेम ही आने वाले हैं। अभी हम इसका डेरिवेशन भी देखेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा कि ये सेम ही होंगे। तो हमें यहाँ पर निकालना है कि ये जो दो कंपोनेंट्स हमने निकाले हैं फोर्सेस के, इसके कारण पॉइंट ओ के अबाउट टॉर्क कितना होगा। अब आप ये समझ सकते हो कि ये जो हॉरिजॉन्टल जो एक्स डायरेक्शन वाला फोर्स है, इसके कारण तो कोई टॉर्क आएगा नहीं, क्योंकि ये पॉइंट ओ से ही पास हो रहा है। ये जो वाई डायरेक्शन में फोर्स है, इसके कारण पॉइंट ओ के अबाउट कुछ टॉर्क जनरेट होगा। और वो टॉर्क कितना होगा, वो टॉर्क हो जाएगा सिंपली एफ इंटू एल। टॉर्क इज इक्वल टू एफ इंटू एल, ये टॉर्क हो जाएगा। क्लियर है ना। अब ये जो एफ है, इस एफ की वैल्यू क्या होगी, तो ये बात आपको थ्रस्ट फोर्स के आइडिया से पता रही होगी कि एफ की वैल्यू आती है रो ए वी स्क्वायर, है ना। रो ए वी स्क्वायर ये फॉर्मूला आता है थ्रस्ट फोर्स का। अगर फ्लूइड फ्लो कर रहा है तो उसके ऊपर जो थ्रस्ट फोर्स का फॉर्मूला रहता है वो इतना रहता है रो ए वी स्क्वायर। अगर आपको ये नहीं पता है तो मैंने आपके लिए इसका डेरिवेशन भी डेवलप किया है, जो कि मैं आपको एंड में बता दूंगा। तो अभी आप इसको मान लीजिए कि ये रो ए वी स्क्वायर होता है। ठीक है, इसका प्रूफ मैं आपको इस वीडियो के एंड में बताता हूँ। तो अगर मान लीजिए हमको एफ की वैल्यू ऑलरेडी रो ए वी स्क्वायर पता है, और हमको पता है कि टॉर्क इज इक्वल टू एफ इंटू एल है बाई इक्वेशन 1, और क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ द ट्यूब जो होगा वो सिंपली पाई आर स्क्वायर होगा। और क्यू हमको दिया हुआ है रेट ऑफ फ्लो ऑफ फ्लूइड। रेट ऑफ फ्लो ऑफ फ्लूइड क्या होता है, क्रॉस सेक्शन एरिया मल्टीप्लाइड बाय वेलोसिटी ऑफ द फ्लूइड। ये बात हम ऑलरेडी जानते ही हैं फ्लूइड मैकेनिक्स के कंसेप्ट से। तो हम यहाँ पे अगर ये इक्वेशन 1 2 3 4 इन सबको कंबाइन कर देते हैं, तो हमारे पास में टॉर्क की वैल्यू सिंपली ये आ जाती है। देखो, आप इसको चेक कर सकते हो। आप एफ की वैल्यू इक्वेशन नंबर 2 से इक्वेशन नंबर 1 में रख दो। हमको वी तो दिया हुआ है नहीं, तो वी की जगह पे हम रख देंगे क्यू अपॉन ए, और ए की जगह पे रख देंगे पाई आर स्क्वायर। और जब आप इन इक्वेशन को सॉल्व करते हो तो आपके पास में टॉर्क की वैल्यू ये आ जाती है। और ये सारा डेटा हमको क्वेश्चन के अंदर दिया हुआ है। हमको डेंसिटी दी हुई है
क्यू यानी कि रेट ऑफ फ्लो ऑफ फ्लूइड दिया हुआ है, एल दिया हुआ है, आर दिया हुआ है। जब आप इन सब डेटा को पुटअप करते हो तो आपके पास में टॉर्क की वैल्यू आ जाती है 0.7 न्यूटन मीटर। तो यहाँ पे ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है। ठीक है, तो मैं होप कर रहा हूँ आपको ये कंसेप्चुअल आइडिया पूरा क्लियर हो गया होगा। अब इसके अंदर हम लोगों को ये देखना है कि ये जो थ्रस्ट फोर्स की वैल्यू जो हमने रो एवी स्क्वायर निकाली थी ये कैसे आई। तो देखो, इसको समझने के लिए अ, अपन एक छोटा सा एलिमेंट यहाँ पे कंसिडर करते हैं। मान लेते हैं ये एक बाउंड्री है, पाइप के अंदर ये हमने एक बाउंड्री मान ली। तो डीटी टाइम में कितना फ्लूइड इस बाउंड्री को क्रॉस करेगा? डीटी टाइम में वीडीटी फ्लूइड के द्वारा लेंथ ट्रेवल की जाएगी, और कितना फ्लूइड इस बाउंड्री को क्रॉस करेगा? जो फ्लूइड इस बाउंड्री को क्रॉस करेगा उसका मास रहेगा लेट्स से डीएम। तो डीएम की वैल्यू कितनी हो जाएगी? डीएम की वैल्यू हो जाएगी, वीडीटी तो हो गई लेंथ, लेंथ मल्टीप्लाइड बाय क्रॉस सेक्शन एरिया हो गया वॉल्यूम, मल्टीप्लाइड बाय डेंसिटी हो गया मास, तो ये हो जाएगा डीएम मास। ठीक है ना? और हमको पता है कि अगर हमको रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम निकालना है विद रिस्पेक्ट टू टाइम, क्यों निकालना है ये हमको? क्योंकि हम फोर्स निकालना चाहते हैं। फोर्स होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो हमको चेंज इन मोमेंटम निकालना पड़ेगा ऑफ द फ्लूइड, क्योंकि फ्लूइड यहाँ पे फ्लो कर रहा है विद सम मोमेंटम और उसको हमने सडनली रोक दिया। तो उसका कितना चेंज इन मोमेंटम आया होगा एक्स डायरेक्शन में? तो वो रहा होगा 0 - dm × v। इसके ऊपर हमने मॉडुलस लगा दिया क्योंकि फोर्सेस के डायरेक्शन तो हमको पता ही है, तो हम केवल मैग्नीट्यूड में काम कर लेते हैं। तो हमारे पास में चेंज इन मोमेंटम आ गया। तो हमारे पास ये चेंज इन मोमेंटम की जो इक्वेशन अवेलेबल है और ये जो डीएम मास की जो इक्वेशन अवेलेबल है, आप इन दोनों को कंबाइन कर देते हो तो आपके पास में आ जाता है dp/dt इज इक्वल टू रो एवी स्क्वायर। और यही है वो थ्रस्ट फोर्स या फिर एफ फोर्स जिसकी हम यहाँ पे बात कर रहे हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, तो मैं होप कर रहा हूँ कि आपको ये थ्रस्ट फोर्स का डेरिवेशन भी क्लियर हो गया होगा और उसको हमने किस तरह से इस क्वेश्चन में यूज किया ये आपको समझ में आ गया होगा। फाइनली टॉर्क की वैल्यू आ जाती है 0.7 न्यूटन मीटर। ठीक है, सो दिस इज द सॉल्यूशन टू दिस क्वेश्चन। अगर आप फ्लूइड मैकेनिक्स के बारे में और पढ़ाई करना चाहते हैं या फिर आप इरोडो से रिलेटेड प्रॉब्लम्स और देखना चाहते हैं तो आप मेरी चैनल पे फ्लूइड मैकेनिक्स की प्लेलिस्ट देख सकते हैं। इरोडो की प्रॉब्लम्स की भी मैंने एक प्लेलिस्ट बनाई है, उनको भी आप देख सकते हैं। और ये सारी प्लेलिस्ट के लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगी। थैंक यू, बाय।